नेविगेटिंग वेट लॉस, वज़न कैसे कम किया जाए, आजकल ये सबका सवाल है। भले वो यंग लड़कियां हो जिनको पीसीओ का प्रॉब्लम होता है, भले वो पोस्ट डिलीवरी वुमेन हो जिनको पोस्ट डिलीवरी अपना प्रेगनेंसी वेट लॉस करना होता है, या पोस्ट मेनोपॉजल हो, और इवन आजकल आदमियों का भी इक्वली ये प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे, मैं डॉक्टर बुशरा गुल। वी डिड सम रिसर्च और हमने सोचा कि हम उर्दू में बात करें ताकि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें, ताकि वो समझ सकें कि वज़न कैसे कम होता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ इमेज, सेल्फ लोग नजर आ रहे हैं, हाउ दे आर लुकिंग, कैसे हैं, क्या वो अपने कपड़ों में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डॉक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है बॉडी में फैट कितना फैट का परसेंटेज एंड वेयर इट सिट्स। हम उसको उसके सेंसिटिव मेजर्स हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कितना बॉडी का परसेंटेज ऑफ फैट है, जैसे कि डेक्सा स्कैन, बट वो बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? दो टेस्ट होते हैं, एक होता है BMI और दूसरा होता है इसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस। एग्जैक्टली। BMI क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है, आप जबकि क्लिनिक में आपका पेशेंट आता है तो उसके बाद आप जो है उसका वेट एंड हाइट चेक करके फॉर्मूला में आपको पुट करना होता है, और उसके बाद आप BMI पता कर सकते हैं। इट्स वेरी चीप, वेरी इजीली अवेलेबल। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप एथलीट हैं और आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो आपका BMI इनएक्यूरेट होगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपका BMI ज़्यादा है यानी अनहेल्दी है, लेकिन आपके ज़्यादा मसल मास की वजह से आप एक हेल्दी फिट पर्सन होंगे। लेकिन क्यों ये यूज़फुल है? वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, यू कैन डू इजीली। तो एंड मीन मोस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन उनमें ज़्यादा मसल मास नहीं होता। इट इज़ एक्यूरेट। नंबर 2 इज़ waist circumference. Men में it has to be less than 40. Men में less than 40 inches. And women में it has to be less than 35 inches. Just above your iliac bone or the hip bone. You will just put it your measuring tape और उससे आप इंचेस में पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई रोबस्ट डाटा नहीं है कि ये कितनी होनी चाहिए, बट लेसर द बेटर। Where fat sits, there are two body shapes. Apple shape और pear shape. Pear shape अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपका फैट ज़्यादातर अपर थाई में सेट करता है और हिप्स पे सेट करता है, जो ख़राब नहीं होता क्योंकि वो सबक्यूटेनियस फैट होता है। जो सबक्यूटेनियस फैट है उसका मतलब है जिल्द के नीचे फैट, वो फैट बुरा नहीं होता। लेकिन जब एप्पल शेप बॉडी होती है तो वो फैट वो आपके ऑर्गन्स के अंदर होता है, पेट में होता है और वो इन बिटवीन द ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। दिस वी कॉल विसरल फैट। और वो आपके बॉडी के सारे सिस्टम से कम्युनिकेट करता रहता है और वो बहुत साइलेंट नहीं होता। तो सबक्यूटेनियस फैट यानी कि जिल्द के नीचे बैठा हुआ फैट, उसका रिस्क कम होता है और वो आपके बॉडी इमेज को, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको बॉडी इमेज को अलार्म करता है और आपको फील होता है कि यू हैव टू रिड्यूस। आपका बॉडी सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा हुआ होगा तो आप अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात उस फैट की कि वो अगर है भी तो वो साइलेंट है, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो आपके बॉडी के सिस्टम में कुछ रन नहीं कर रहा और वो खामोशी से वहाँ बैठा है आपके साइलेंट अकाउंट की तरह, और वो आपके बॉडी से कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। और जो लोग लाइपोसक्शन करते हैं एक्चुअली वो बहुत बड़ी गलती करते हैं जी, क्योंकि वो एक अच्छे सेल्स को रिमूव कर लेते हैं जो उनके एक्स्ट्रा फैट जो उनको हार्म कर सकते हैं उनको साइलेंटली स्टोर अवे कर देता है और वो उस सेल्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो कैपेसिटी है जो फैट को साइलेंटली स्टोर करने की वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है
उसमें आपके फैट ब्लड स्ट्रीम में रन करने लगता है और वो आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करता है, आपके हार्ट को, लिवर को, किडनी को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। फिर दूसरा होता है विसरल फैट, जो एप्पल शेप बॉडी में होता है, जो है आपके पेट में सिट करता है। वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और वो कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहा होता है, मीडिएटर्स रिलीज़ कर रहा होता है, और वो मेटाबॉलिकली रिलीज़ जो कर रहा होता है मीडिएटर्स, वो आपके सर्टेन डिजीज़ेस कॉज करते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और वो पीसीओ कॉज करते हैं, डायबिटीज़ कॉज करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल राइज कॉज करते हैं, फटीग कॉज करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं, एंड इवन दे कैन कॉज कैंसर्स। सो यू रियली हैव टू, हम सबको काम करना है उस विसरल फैट पे ज़्यादा बजाय इसके कि सबकुटेनियस फैट के। इवन सबकुटेनियस फैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, बट विसरल फैट बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। फिर ओबेसिटी इज़ अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जो फैट सेल्स होते हैं जब वो स्ट्रेच हो जाते हैं टू द फुल, एंड देन फैट स्टार्ट्स लीकिंग, और वो उस लीक की वजह से उनकी सेल सरफेस डैमेज हो जाती है, और जब वो सेल सरफेस डैमेज हो जाती है तो वो बॉडी को अलार्म करती है कि इंजरी हो गई है, और बॉडी फिर वहाँ पे वाइट सेल्स और वो सारे जो सेल्स भेजती है जो आपको बताते हैं कि भाई इंजरी हो गई, मीडिएटर्स निकलते हैं, और वो मीडिएटर्स आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का स्टेट कॉज कर देते हैं, और उस स्टेट की वजह से आप सिक फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, एंड हाइपरटेंशन हो सकता है, इवन कैंसर्स हो सकते हैं। सो ये तो हमने बात किया कि आपकी बॉडी में जो फैट है उसका क्या रोल है। वो सिर्फ आपका सेल्फ इमेज नहीं है, बल्कि वो आपके बॉडी के जो स्टेट है और आपका हेल्थ कंडीशन है उसको भी अफेक्ट करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ना सिर्फ अपने सेल्फ इमेज के लिए बल्कि अपनी हेल्थ के लिए भी अपने बॉडी के फैट को रिड्यूस करना है, ना सिर्फ वेट को बल्कि visceral fat को, the one which sits in your abdomen, we have to reduce it. Now there are the other factors also. दूसरे भी फैक्टर्स हैं, कैलोरी और कंपोजिशन ऑफ द फूड के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके वेट रिडक्शन में। यानी देर इज़ सम, हम उन फैक्टर्स पे बात करने जा रहे हैं अब जो आपके कैलोरी एंड कंपोजिशन, मतलब कि आप कितना खाना खा रहे हैं और कौन सा खाना खा रहे हैं, इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपका वेट उसी खाने से कम होगा या नहीं कम होगा या सेम रहेगा। यानी दो इंसान सेम खाना खा रहे हैं मगर दूसरे फैक्टर्स। सो अब हम जो बात करने जा रहे हैं उन दूसरे फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जो आपके वेट को अफेक्ट कर सकते हैं, बिसाइड कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं और कितना खाना खा रहे हैं। एक किताब है बहुत मशहूर, जीन ईटिंग बाय जाइल्स यो। जाइल्स यो एक ओबेसिटी जेनेटिसिस्ट है, यानी वो सिर्फ वज़न बड़ा होने की साइंस पे, यानी उसके जीनियाती साइंस पे काम करते हैं कैम्ब्रिज में, और उन्होंने किताब लिखी है जीन ईटिंग। उनकी एक किताब, इस किताब के एक चैप्टर का नाम है ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। मतलब कि सारी जो कैलोरीज हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो उसमें वो कहते हैं कि आपकी प्लेट से निकल के आपके खून तक जब जाता है खाना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज कर देते हैं उसकी कैलोरीज को। और तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं? प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, एंड हाउ मच हंग्रियर यू वर, यानी आप की फूड प्रोसेसिंग, और जब आपने खाना खाया तो आप कितने हंग्री थे, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड जब आप खाना खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं तो उसका अपना भी डाइजेशन होता है, तो वो चीज़ें भी उसको अफेक्ट हो करती हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। तो आपकी जो आंत होती है वो 26 फीट की होती है, और वो 26 फीट
जो है बहुत लंबा है और वो खामोश नहीं होती, उसके हर हिस्से से कोई ना कोई केमिकल्स निकल रहे होते हैं। तो आपका खाना जब आपके इस 26 फीट से गुजरता है तो 26 फीट के हर कोने से कुछ ना कुछ केमिकल्स निकल रहे होते हैं और वो आपके दिमाग में जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि खाना पहुंच गया है, ठीक है, अब खाना मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो और एक और चीज़ होती है कि आपके इस 26 फीट में आपका सेकंड ब्रेन होता है। वो कहते हैं कि आंत के अंदर आपका दूसरा ब्रेन है, क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल मीडिएटर्स वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि आंत में आपका दूसरा ब्रेन रखा हुआ है। सो आपकी आंत आपकी अपने कद से 15 गुना लंबी है। सो इस लंबी आंत में क्या हो रहा है, आपका सेकंड ब्रेन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल्स दे रहा है पहले ब्रेन को कि अब खाना मौजूद है। तो से सपोज कि किसी ने सैलरी स्टिक खाई तो कितनी कैलोरीज होती है सैलरी स्टिक्स में? 6 कैलोरीज होती हैं। लेकिन उस चॉप की भी हम सैलरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी सैलरी को कोई जो कि है सूप में डाल के पका के खाता है तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और वो 30 कैलोरी हो जाती हैं। तो 30 कैलोरीज, तो आप सोचें कि आपने समझा कि मैंने सैलरी खाई और सबसे हेल्दी चीज़ खाई, लेकिन वो 6 से 30 कैलोरी में तब्दील हो गई। इसी तरह से टाकोस में होता है कि आप अगर टाको खाएं या आप उसका कॉर्न खाएं, कॉर्न रॉ जब खाते हैं आप तो उसकी कैलोरी बायो अवेलेबल नहीं होती, यानी कि आपने कैलोरी वो खाया आपने टाको कॉर्न और आपकी आंत से गुजरता गया, लेकिन वो सेलुलोज से बाइंड था, जस्ट बिकॉज वो कैलोरी सेलुलोज से बाइंड था, उसकी वजह से वो आपको नहीं अवेलेबल हुआ और वो आपकी आंत से पास होता चला गया और वो नीचे 26 फीट तक पहुंच गया। तो जब वो ये पहुंच रहा था तो आपके ब्रेन को सिग्नल मुसलसल जाता रहा कि खाना मौजूद है और खाना मौजूद है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो सेलुलोज से बाइंड था। तो लेकिन आपको कम कैलोरी मिली और आपको ब्रेन को बहुत सारा सिग्नल मिला कि खाना है मौजूद। लेकिन अगर आपने उसको पीस लिया, कॉर्न को आटा बना लिया और उसके बाद आपने उस आटे के टाको बना के खाए तो वो कैलोरी बायो अवेलेबल थी, जब वो आपके पेट में गई तो वो फौरी डाइजेस्ट हो गई और डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में गई और डिज़ोल्व हो गई। सेम वे आपने एक चिकन स्टेक या बीफ स्टेक लिया और आपने उसको 3 मिनट ग्रिल किया या 4 मिनट और आपने खाया तो वो बहुत अनडाइजेस्टेड था और वो आपकी पूरी आंत से गुजर रहा है और वो आपके सिग्नल्स रिलीज़ कर रहा है और आपके ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं कि आपके को खाना मौजूद है क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड है, वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो इट इज़ वेरी गुड फूड लाइक बिकॉज आपके पूरी आंत से गुजरा। लेकिन अगर आपने उसका कीमा बनाया और उसके बाद उसने आपको ने उसको सॉस में पकाया और उसके बाद आपने लजानिया के साथ उसकी लेयरिंग की, फिर उसको आपने बेक किया और फिर आपने कहा कि आज मैं इतना नहीं खा सकता, मैं फ्रिज में रखूँगा और अगले दिन आपने दोबारा गरम करके दोबारा खाया तो फिर क्या होएगा, उसकी कैलोरीज बायो अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और बहुत क्विक आपके ब्लड में चली जाएंगी। तो सटाइटी हार्मोन्स हमने बताया कि सेकंड ब्रेन आपका आंत में है और जितना खाना अनडाइजेस्टेड जाएगा उतने केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे और वो आपके ब्रेन में जाएंगे। और तो इट इज़ लॉन्गर द जर्नी इन योर आंत, यानी आपकी आंत में जितना लंबा जर्नी फूड को प्रोसेस करना पड़ेगा उतना ज़्यादा सिग्नल्स और उतना आपका सटाइटी बेहतर होगा। सेम फॉर द सैलरी चॉप करके खाई या सूप में खाई, बेटर सिग्नल विद द chopped one. Same for taco or the corn. Same for the fruit juices. लोगों को लगता है कि फ्रूट जूसेस बहुत अच्छी सी चीज़ है, मगर आपने जब उसका जूस बना लिया तो आपके बॉडी में गया और उसने फौरी आपके एब्जॉर्ब हो गया, सडनली आपकी इंसुलिन बढ़ जाएगी क्योंकि इतना सारा शुगर आ गया है और वो एडिपोसिटी सिग्नल होता है। एडिपोसिटी का मतलब होता है कि फैट, यानी वो आपके
फैट का सिग्नल होता है। जब आपका इंसुलिन कभी भी स्पाइक होगा, आपने केक खाया, कोका कोला पी, आपने चॉकलेट खाई, आपने आइसक्रीम खाई, और आपने कोई भी ऐसी शुगर खाई जो बहुत तेज़ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो आपका एडिपोसिटी सिग्नल होता है। इंसुलिन आपका एडिपोसिटी सिग्नल होता है, वो जाता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, एडिपोसिटी सिग्नल यानी फैट को पैगाम जाता है कि आगे चीज़ें तुम्हारे पास आने के लिए, वो सारा शुगर आपके फैट में चला जाता है। लेकिन अगर आपने वही कैलोरी उस फॉर्म में खाई कि वो स्लो 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 ब्रेन में जा रही है, आंत में जा रही है, तो वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। और जब इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो फैट को कोई सिग्नल भी नहीं जाएगा और वो कैलोरीज भी कंज्यूम होंगी, आपकी बॉडी में, फैट में नहीं जाएंगी। इसीलिए जब आप मीठा खाते हैं आप फौरी भूखे हो जाते हैं ना, क्योंकि आपके फैट में चला जाता है वो सारा का सारा। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला था 3 साइंटिस्ट को ये बताने पे कि 2 बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं। एक सेंट्रल क्लॉक होती है जो कि रन करती है बाय लाइट सिग्नल्स। तो आपका दिन चढ़ता है, आपकी क्लॉक ओपन हो जाती है ब्रेन की, आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि खुल जाओ, दिन निकल आया है। और एक दूसरी क्लॉक होती है जो आपके पेरिफेरी में होती है, आपकी बॉडी में होती है, जो आपके रन करती है बाय फीडिंग बिहेवियर। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो आपकी क्लॉक ओपन हो जाती है। तो अगर आपकी ये दोनों क्लॉक सिंक नहीं है, आपकी दोनों क्लॉक एक साथ नहीं चल रही हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, आप टायर्ड होती हैं। जैसे कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले और जेट लैग, मल्टीपल टाइम जोन में जो होते हैं, और जो जेट लैग होता है, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि आपका सेंट्रल क्लॉक और आपका बॉडी का जो क्लॉक होता है वो सिंक में नहीं रहता। लेकिन अगर आप सुबह उठें और अपना जो कि है व्हेन यू वेक अप देन यू टेक सम फूड, और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, सेंट्रल क्लॉक और पेरिफेरल क्लॉक दोनों को सिंक कर लें, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कि है हेल्थ बेटर होता है, आपका सब कुछ बेटर होता है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा और हार्मोन सही रिलीज होंगे, आपका वेट कम होगा। एग्जैक्टली, योर बॉडी विल बी इन हार्मनी। सो देयर इज समथिंग दीज डेज कॉल्ड क्रोनोफार्माकोलॉजी। उन्होंने कहा कि अगर हाइपरटेंशन की दवा आप रात के वक्त लेंगे तो उसका बेस्ट बेनिफिट होगा, और अगर आप सुबह के वक्त लेंगे तो देयर इज चांसेस दैट यू विल डाई ऑफ द हार्ट अटैक। जबकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे गिव इट इन द मॉर्निंग। सेम फॉर कैंसर मेडिकेशन, दे फाउंड कि अगर किसी सर्टेन टाइम पे जब वो देते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। तो देयर इज़ अ न्यू ब्रांच इमर्जिंग विच इज़ कॉल्ड क्रोनोफार्माकोलॉजी के टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन हैज़ सम एडवांटेज, यानी कोई ना कोई फ़ायदा है टाइमिंग से भी, और वो फ्यूचर में हम इसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी। सेम देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी, यानी इन फ्यूचर वी विल नो कि कोई भी चीज़ के करने का टाइम का जो कि है ऑल्सो इम्पोर्टेंस होगा। सेम फॉर फूड। सो क्रोनोबायोलॉजी में आजकल जिसका काम है वो ये है कि फूड किस टाइम पे खाया जाएगा तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। जब हम छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था कि केला रात में नहीं खाना चाहिए, और वो बिल्कुल बात सही होती थी क्योंकि केले में बहुत कैलोरी डेंस होता है। तो अगर आप केला रात में खा के कैलोरी डेंस सो जाएं तो उसका वाकई हार्म होता है। सो देयर इज़ सम एक्सपेरिमेंट अबाउट द किंग, प्रिंस एंड पॉपर, एंड पॉपर, प्रिंस एंड किंग। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए और उनमें उन्होंने ये किया कि एक ग्रुप का नाम रखा किंग, प्रिंस एंड पॉपर। उनको किंग ग्रुप को 8 बजे सुबह 700 कैलोरीज, और 2 बजे उन्होंने 500 कैलोरीज, और 6 बजे उन्होंने 200 कैलोरीज दी। ऑपोजिट ग्रुप था पॉपर, प्रिंस एंड किंग। उनमें पॉपर ग्रुप को आपने 200 कैलोरीज नाश्ते में दी 8 बजे, और 2 बजे लंच टाइम पे आपने उनको कैलोरीज दी 500, एंड देन 6 बजे आपने दिया 700 कैलोरीज। सो
उस ग्रुप में जिसको सुबह के वक्त ज़्यादा कैलोरीज दी गई थी, उसका वज़न ज़्यादा रिड्यूस हुआ, और ना सिर्फ वज़न रिड्यूस हुआ, उनका वेस्ट 2 इंचेस ऑफ था, यानी 2 इंचेस कम था दूसरे ग्रुप से जो नाश्ता कम खाता था और 6 बजे डिनर ज़्यादा करता था। अब एक और चीज़ है डिनर। सारे लोगों को अच्छा लगता है कि डिनर करने जा रहे हैं रात में, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिनर? इट यूज़ टू बी अ बिगेस्ट मील ऑफ द डे, जिसको हम डिनर कहते हैं। डिनर का मतलब ये नहीं है कि रात का खाना, वो रात का खाना का मतलब है सपर। डिनर का मतलब है बिगेस्ट मील ऑफ द डे। So historically, it used to be 2 p.m. So if you open Wikipedia, you will be surprised कि dinner का मतलब है dinner used to be traditionally historically, यानी तारीख में ये 2 बजे होता था. Then there was some prince who started taking it at 4 p.m. and he was frowned upon, क्योंकि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा किंग को कि ये ऐसा क्यों करता है. एंड आहिस्ता आहिस्ता लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, और उसके बाद लोग जॉब पे जाने लगे, और जब वो जॉब से वापस आते थे तब खाना खाते थे, और उन्हें फिर फैमिली को भी अच्छा लगता था कि फादर इज़ होम, तो सारे मिल के खाएँ. और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मील डिनर है वो रात का खाना बन गया, और वो होते होते आजकल 11 बजे भी डिनर हो जाता है, और कुछ लोग 1 बजे भी जाके अर्ली मॉर्निंग डिनर कर रहे होते हैं. सो देन देयर इज़ समथिंग आजकल बहुत बात की जा रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग की. सो ये आप जैसे आपने कहा शुरू में, हाउ हंग्रियर यू आर बेटर यू विल मेटाबोलाइज द फूड. तो जितने आप भूखे होते हैं Yes. उतना बेहतर आप फूड मेटाबोलाइज करते हैं. लेकिन क्या सारी इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है? आई थिंक सारी अच्छी नहीं है. सो सारी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग सुबह में भूखा रहते हैं, और उनका जो विंडो है खाने का वो इवनिंग टाइम में शिफ्ट हो गया, विच इज़ वेरी बैड. तो इवनिंग टाइम में विंडो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवनिंग विंडो में क्या होता है, आप मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, आप उसके बाद लेज़ी पड़ जाते हैं, आपसे उठा नहीं जाता. और क्योंकि आप रात में खा रहे होते हैं, आपका वैसे ही दिमाग जो ब्लर हो जाता है, आप रेवेनस ईटिंग करते हैं, आपको जो मिलता है खा लेते हैं, और आप बैड चॉइसेस करते हैं. यानी आपको लगता है क्योंकि आप पूरा दिन भूखे थे तो आप बैड चॉइसेस करते हैं, क्योंकि टेम्पटेशंस भी आप पे और आपकी अर्जेस क्रेविंग सब कुछ आप पे हावी हो चुकी होती हैं. तो एक किस्म की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत अच्छी समझी जाती है, एंड दैट इज़ टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग. और वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग का जो विंडो है वो 8 to 6 PM होना चाहिए. लेकिन उसमें भी हमने कहा, जैसे किंग, प्रिंस एंड पॉपर ग्रुप के, उसमें अर्लियर जो आप खा रहे हैं वो बेटर है देर में खाने से ज़्यादा. सो तो 8 to 6 PM अगर आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करना चाह रहे हैं, और इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, और इवन इन दिस टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, if you're the one who are king, prince and pauper group, it is better. Now there's one more thing, OMAD dieting, 1 meal a day. अभी तक हमने शायद कोई बहुत कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन हंग्री रहे और रात में आपने एक खाना खाया, लेकिन आपने गुड चॉइसेस की, तो उस पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, तो उसके बारे में अभी हमें बहुत नहीं पता. मे बी वी नीड टू डू more study, and maybe there's a research already there, और maybe अभी तक उसमें रिसर्च होनी है कि क्या चीज़ है, क्या रिजल्ट्स होते होंगे अगर आपने एक मील लिया लेकिन विद गुड चॉइसेस. हम उसकी बात नहीं कर रहे कि एक मील लिया और आपने रेवेनस ईटिंग की, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे. बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, और लाइक बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ का अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. देन देयर इज़ अ सर्जरी, Roux-en-Y सर्जरी. उसमें क्या होता है कि आपका स्टमक का बहुत सारा पीस निकाल लिया जाता है, और एक अंडे के साइज़ का जो वो है पीस छोड़ दिया जाता है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो हार्मोन होता है आपके बॉडी में, एक हंगर हार्मोन होता है जो स्टमक से निकलता है, ग्रेलिन.
तो वो आप, क्योंकि आपका स्टमक का पोर्शन स्टेपल ऑफ कर दिया गया, तो वो ग्रेलिन आप में नहीं निकलता। लेकिन उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जाती है कि आपका स्टमक डायरेक्ट आपके 1 मीटर फार्दर, यानी 1 मीटर छोड़ के, जहाँ स्टमक नॉर्मल कनेक्ट होता है उससे 1 मीटर आगे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जिससे क्या होता है कि आपका जो फूड होता है वो बहुत ही लेस प्रोसेस्ड, एक तो आपने जो भी खाया, यानी वो जो 1 मीटर की प्रोसेसिंग है वो स्किप होके आगे चली गई। तो जब वो स्किप होके आगे चली गई 1 मीटर की, तो उससे क्या होता है कि आपका बहुत ही लेस प्रोसेस फूड आपकी आगे की आंत में एंटर होता है। तो आपके जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं और बहुत ही डिफरेंट किस्म के निकलते हैं। तो आपका 24 घंटा भी गुजरने से पहले, रूएनवाई गट सर्जरी के 24 घंटा भी पहले से गुजरने से भी पहले आपके हार्मोनल प्रोफाइल बेटर हो जाता है, आपका डायबिटीज़ बेटर हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज हार्मोन्स। उसके बाद हंगर हार्मोन की बात कर लेते हैं। एंड हंगर हार्मोन इज ग्रेलिन। सो ग्रेलिन क्या करता है कि लाइक हंगर हार्मोन है, सिर्फ आपके पेट में खाने होने से इसका फ़र्क नहीं पड़ता। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो एंड वी ऑल शुड रीड देम। से सपोज अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो भी आप में ग्रेलिन निकलेगा और आपका दिमाग को नहीं समझ में आएगा कि ये आपका डिहाइड्रेशन है या आपका जो कि है भूख असली में लगी है। तो अगर आपका हाइड्रेशन स्टेटस सही हो या आप हाइड्रेशन स्टेटस उस वक्त भी ठीक कर लें तो आपका ग्रेलिन कम होगा और आप बजाय इसके कि प्यास लगने या डिहाइड्रेशन की स्टेट में आप पानी पीने के बजाय चांस है कि आप खाना खा रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी नींद की भी कमी है तो भी आपका ग्रेलिन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप मिस परसीव करेंगे और आप बहुत सारा खाना खा लेंगे। और या अगर स्ट्रेस है तो उसमें भी बढ़ेगा, स्ट्रेस में भी आपका ग्रेलिन का हार्मोन बढ़ सकता है। इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड्स कैलोरी टू डाइजेस्ट। कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करता है आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट लिया, क्योंकि शुगर, सिर्फ कैंडी भी कार्बोहाइड्रेट है और अनाज का दाना भी कार्बोहाइड्रेट है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट लिया, वो उसको डाइजेस्ट होने में कैलोरीज कंज्यूम होती हैं तो वो 5 से 15% हो सकती हैं। जबकि कि प्रोटीन, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो 30% जो कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिलती है वो सारी आप कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में। I think for fat is the minimum one. 3% of the calories food which you take, 3% of the calories which you get, fat से वो सारी उसके डाइजेशन में कंज्यूम हो जाती हैं। जब हम 20 साल पहले प्रॉबली लाइक जब हम रेजिडेंसी कर रहे थे, बहुत मशहूर था कि प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, एटकिन डाइट, उससे आपका वेट रिड्यूस होता है। तो कैसे प्रोटीन रिड्यूस करती है वेट को? प्रोटीन क्योंकि लेस प्रोसेस होती है, लॉन्गर लेती है प्रोसेसिंग में, उसकी वजह से आपके 26 फीट ऑफ आंत से गुजरती है, जिसकी वजह से आपके सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा क्योंकि प्रोटीन आपका 30% अपनी जो भी कैलोरीज आपको देती है वो आपका कंज्यूम कर लेती है। इसके अलावा जब कैलोरी डाइजेस्ट हो रही होती है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही होती है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हीट भी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऑल्सो आपका मेटाबॉलिज्म होता है और कैलोरीज कम आपको मिलती हैं और ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसके अलावा प्रोटीन आपका मसल मास भी बनाती है और जब आपका मसल मास बनेगा तो डेफिनेटली वो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करेगा। लेकिन फिर भी आपको 15% से ज़्यादा प्रोटीन अपने फूड में नहीं रखनी चाहिए, या कम से कम 15% रखनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ होती है ग्रेन चॉइसेस। तो अभी तक तो हमने ये बात किया कि आप कौन सा फूड खा रहे हैं, क्या दूसरे फैक्टर्स हैं। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अब जो हम फूड खा रहे हैं तो उसकी चॉइसेस हम कैसे कर लें, यानी हम क्या चूज़ करें अब फूड्स में कि हमारा वज़न ठीक रहे। हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये लोग चावल और रोटी, और इवन अरब कल्चर में भी राइस और खुब्स और ब्रेड, ये बहुत कॉमन होते हैं। तो
क्या क्या ग्रेन चॉइसेस करने चाहिए इन लोगों को? सो फॉर द ग्रेन दे शुड टेक हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जब आपका फूड, आपका ग्रेन आपके पेट में गया, आपकी आंत में गया, तो वो आपकी आंत में सडनली आपके ब्लड में अगर चला जाता है, जैसे कि तो उससे क्या होगा, आपका प्रोटीन, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, और इंसुलिन इज़ अ रॉन्ग सिग्नल, क्योंकि ये फैट का सिग्नल है। तो अगर आप ऐसा ग्रेन चूज़ करें जो कॉम्प्लेक्स हो और जो जितना रॉ हो, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो है लाइक आपकी गट से पूरा गुजरेगा, आपके सैटिस्फाइड सिग्नल्स बेटर रिलीज़ होंगे, और आपके पूरे आंत से गुजरने से आपका दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि आंत फुल है। देयर सो मैनी ग्रेन्स अराउंड, यानी आई डोंट नो आजकल पता नहीं क्यों लोग राइस और रोटी ही हमारे कल्चर में इतना कॉमन क्यों है, जबकि हर्ल बार्ले जो कि जौ होती है, छिलके वाला जौ, आपको पर्ल बार्ले भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप छिलके वाला जौ लेंगे और उसको सोक करें पूरा एक दिन ओवरनाइट, और अगले दिन आप उसको बॉईल करके, जैसे कि आप चावल इस्तेमाल करते हैं वैसे आप खा लें। लाइक आप चावल इस्तेमाल करते हैं दाल के साथ, आप चिकन पटाटो करी के साथ, साग के साथ, आप हलीम के साथ, एंड एनीथिंग, सब्ज़ी के साथ, आप उसके साथ खाएं हर्ल बार्ले। एंड या आप एमेरेंथ, दैट इज़ ऑल्सो, यानी एमेरेंथ छोटे छोटे से दाने होते हैं। वन ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स कल उसने मुझे बताया कि इसको इंडियन कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, और उसका कुछ स्वीट बनता है, समथिंग लाइक गुड़ चट्टा लाइक थिंग बनती है। तो वो आप अनाज की तौर पे इस्तेमाल करें तो आपको लगेगा कि वो वाकई बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो किनवा है, तो या होल ओट्स, यानी ये आप बाकी भी आप अनाज पे रिसर्च कर सकते हैं, बट छिलके वाला जौ, एमेरेंथ, किनवा और होल ओट्स, इनको आप ट्राई करें, और आपको फील होगा कि आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन और सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स बहुत बेहतर हैं। आपका जो आपका मूड बेहतर है। आप ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे और आपका शुगर का प्रोफाइल जब बॉडी में बेटर होगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाओ, लाइक आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर ईटिंग दिस। एक किताब है मार्केट में, यू आर 10% ह्यूमन। सो व्हेन आई रेड एंड आई टोल्ड यू द नेम एंड यू आर सरप्राइज कि कैसे, क्या मैं कह रही हूँ कि यू आर 10% ह्यूमन। इसका मतलब है कि 90% आपकी बॉडी में बैक्टीरिया हैं, माइक्रोबायोम हैं, एंड यानी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, जो हमें इन्फेक्ट नहीं करते लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं, यानी वो 90% हैं हमारे जिस्म में। और वो ना सिर्फ, ये किताब कहती है कि वो ना सिर्फ आपकी बीमारी और आपकी सेहत को डिटरमिन करते हैं, बल्कि वो आपके इम्पॉर्टेंट डिसीशंस इन लाइफ के आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे, आप कहाँ वेकेशन पे जाएंगे, आप किससे शादी करेंगे, ये भी उन बैक्टीरिया से के अच्छे या बुरे होने से डिटरमिन हो सकता है। और एक और चीज़ कि अगर आपका खाना प्रोसेस्ड है और आपका खाना आपकी 26 फीट आंत में शुरू में ही डाइजेस्ट हो गया और आपके 26 फीट के एंड पे कोई खाना नहीं है जा रहा, तो उससे क्या होगा कि आपके एंड पे आपको कोई खाना नहीं होगा, और आपके वो बैक्टीरिया, वो अच्छे बैक्टीरिया जो इंतज़ार कर रहे खाने का, आपके आपकी आंत के, आपकी गट के आखिरी हिस्से में, वो उनको जब खाना नहीं मिलेगा तो वो आपकी आंत को ही थोड़ा थोड़ा सा खाना शुरू कर देंगे, जिससे ये होगा कि आपका को बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आपने IBS और आजकल कॉन्स्टिपेशंस, ये सारी बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि जब आप खाना खाएं, चूज़ हाई फाइबर, कॉम्प्लेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारे कल्चर में चावल बहुत खाया जाता है, हर कोई चावल खाना चाहता है, तो एक तो इस लिहाज से, और ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस खा लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा। ब्राउन राइस में एक्चुअली हाई कैलोरीज होती हैं, और
वाइट राइस में कम होती हैं, लेकिन उसका शायद ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है। तो ओवरऑल राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो बेहतर होता है क्योंकि वो जाता है, आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, आपके फ़ैट को सिग्नल जाता है और वो आपके फ़ैट में चला जाता है। जब आप बिरयानी खाते हैं तो आपको फ़ील होगा कि बिरयानी खा के आपको थोड़ा सा फूड कोमा हो जाता है। तो इवन दो कि अगर आप बिरयानी को ओवरनाइट नाइट फ्रिज में रख के खाएं तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाती है और वो बेहतर फॉर्म में होती है, जिससे ये होता है कि वो आपके शुगर के का स्पाइक नहीं करेगी। इसके अलावा लेकिन फिर भी चावल कम बेहतर, अगर आपने बिरयानी खानी भी है तो आप हाफ कप कुक्ड बिरयानी के राइस और आपके पाम के साइज़ की प्रोटीन या चिकन और बीफ वटेवर और मटन यू वटेवर यू यूजिंग उतना खाएंगे तो अगर आप राइट पोर्शन साइज़ एंड रेजिस्टेंट स्टार्च खाएंगे तो बेहतर होगा। बट बेटर टू avoid, if you are in the journey of weight loss, then you should better avoid it. Then रोटी और टाको का सेम सीन है कि आपने कॉर्न को पीसा और सेलुलोज को बायो अवेलेबल कर दिया। सो रोटी में भी यही है कि अगर आप बल्गर को खाएं जिसमें आप पीस करके उसको रोटी बना रहे हैं तो आप कैलोरी को बायो अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी को सोक कर दें ओवरनाइट और फिर अगले दिन आप उसको बॉईल करके खाएं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। देन प्रोटीन चॉइसेस अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा रहे हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई बिलीव कि एनिमल प्लांट बेस्ड फूड पे मैं बिलीव करती हूँ ड्यू टू सोशल रीज़न और एनीथिंग, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल जो कमर्शियल वे में प्रोटीन क्रिएट हो रही है वो बहुत बुरी है और स्टिल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर बेटर देन animal based protein. So choose beans, lentils, and do not process them, do not mince them, rather taking besan, choose कि आप lentil को soak करके boil करके and then you take it. Netflix में एक डॉक्यूमेंट्री है वी आर वॉट वी ईट, इट्स अ ट्विन स्टडी। उन्होंने 21 पेयर्स ऑफ ट्विन्स लिए और उन्होंने उनको देखा कि वो 21 पेयर्स जो थे ट्विन के, उन्होंने एक ट्विन को एंड देवर आइडेंटिकल ट्विन, एक ट्विन को उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट दिया और दूसरे को ओमनीवोर डाइट दिया एंड रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। दे सेड इट्स योर डिनर, इट्स नॉट योर DNA। एंड उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट दिया था उन लोगों का ना सिर्फ विसरल फैट कम हो गया और उनका लिपिड प्रोफाइल बेटर हो गया, बट उनके टेलोमेयर्स जो आपका बताते हैं एज, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 6 हफ्ते के एक्सपेरिमेंट में उनके जो टेलोमेयर्स थे जो प्लांट बेस्ड खा रहे थे लंबे हो गए। उसका मतलब है उनको क्रोनोलॉजिकल एज कम हो गई। तो अगर आप एजिंग को डिले करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप प्लांट बेस्ड डाइट लें। उसके बाद फैट चॉइसेस, सो एवोकाडो, ओलिव्स, जैतून, नट्स और गुड ऑयल्स चूज़ करें अच्छी फैट्स के लिए। नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट which there's a concept which is called negative calorie illusion, and negative calorie illusion is adopted by marketing. It is scientifically proven कि अगर आपके किसी खाने के साथ, किसी ख़राब अनहेल्दी खाने के साथ अच्छा खाना रख दिया जाए, अच्छी चीज़ रख दी जाए, तो वो आपको एक इल्यूजन देती है कि ये बुरा वाला खाना भी अच्छा खाना है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और लोगों को उन्होंने दिखाया कि किसी ने को पूछा गया कि आपका बर्गर का कितना कैलोरी, उन्होंने कहा 600 कैलोरी है। और उसके बाद उन्होंने सैलरी की 3 स्टिक्स रख दी, उन्होंने कहा कि बताएं कितनी कैलोरीज हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 500 कैलोरीज हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हेल्दी चीज़ रखने से उसकी कैलोरी कम हो गई। सो मार्केटिंग जो है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है और इसीलिए जब आप एड्स देखते हैं तो आप नूडल्स के साथ पार्सले देखते हैं, सीरियल्स के साथ स्ट्रॉबेरी देखते हैं और बर्गर के साथ लेटिस देखते हैं। तो ये आपको
आपको रॉन्ग इमेज देती है कि अब ये हेल्दी हो गया है फूड। योर परफेक्ट डाइट इज़ इन योर जीन्स। जो ओबिसिटी होती है वो या मोटापा होता है वो पॉलीजेनिक होती है। इसका मतलब है बहुत हंड्रेड्स ऑफ जीन्स उसमें इन्वॉल्व हैं जो आपके उसको डिटरमिन करते हैं आप फैट हैं कि नहीं हैं। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स आपके जेनेटिक, और वो जेनेटिक स्टडीज़ पॉसिबल भी नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट भी आपके स्टडी नहीं कर सकता आपकी बॉडी को सारा, क्योंकि स्टिल इट्स ऑन द गो, रिसर्च इज़ हैपनिंग। और आपको ये नहीं बता सकता कि ये आपकी रिसर्च है और आपको इस तरीके से वेट लॉस करना है। ये आपको पता होता है आपके एवरीडे एक्सपीरियंसेस से कि क्या आप क्रेवर हैं, यानी आप खामोशी से बैठे आराम से खाना खा के अचानक से आपको ख्याल आया कि फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है और वो आपने खानी है, या आपने कल पिज़्ज़ा हट का टेक अवे लिया था पिज़्ज़ा का, या आपने कोई भी फूड आपके कल बिरयानी बनी हुई थी एंड वो आपने खानी है। तो दीज पीपल आर क्रेवर्स। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट फॉर द क्रेवर। यानी आप सोच लें कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो आपका जो भी पड़ा है फिर आप कुछ नहीं खा सकते। उसके बाद अगर आप इमोशनल ईटर हैं तो इमोशनल ईटर को इमोशनल सपोर्ट ग्रुप्स विल बी द बेस्ट कि लाइक आप बात करें कि व्हाट इज़ अपसेटिंग टू यू विच मेक यू ईट फूड। तो आपके बात करने से, आपके शेयर करने से आपका हालात बेटर हो सकते हैं। या अपने आप को पोर्शन साइज़ पे एजुकेट करें कि अगर आप अपसेट भी हैं तो भी आप उस चीज़ से ज़्यादा ना खाएं, और अलग टाइम्स पे यानी बिसाइड द मील टाइम यू डोंट ईट जस्ट बिकॉज टू सेटिस्फाई योर इमोशंस। इसके बाद कुछ लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता चलता कि आपने स्टॉप कब करना है। तो दे आर वीक सेटाइटी रिस्पॉन्डर्स। सो अगर आप वीक सेटाइटी रिस्पॉन्डर हैं तो आपने क्या करना है, आप ज़्यादा प्रोटीन का पोर्शन खाएं ताकि आपके सेटाइटी सिग्नल्स, और लेस प्रोसेस्ड खाएं, बजाय के लजानिया की फॉर्म में खाएं आप उसको स्टेक की फॉर्म में खाएं, और आप उसको मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट खाएं जो आपके पूरी आंत से गुजरे और आपके पूरे 26 फीट से खूब सारे सिग्नल्स निकलें और आपके ब्रेन में जाएं और आपके ब्रेन को ये सिग्नल दें कि आपका आंत फुल है। और ऑल्सो यू कैन जस्ट डिसिप्लिन योर सेल्फ विद द स्मॉल प्लेट। छोटा प्लेट लिया, पोर्शन साइज छोटा लिया, तो आपके सेटाइटी सिग्नल नहीं भी रिलीज़ हो रहा है। यू हैव टू टेक एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन फ्रॉम योर ब्रेन के पास, स्टॉप, आपके सेटाइटी सिग्नल नहीं निकल रहे, बट दिस इज़ द पॉइंट वी हैव टू स्टॉप। वन वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, लोग समझते हैं कि ग्लैडिएटर कोई मटन का बड़ा सा वो खा रहे होते होंगे, पीस खा रहे होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। मटन का लेग नहीं खाते ग्लैडिएटर डाइट बाय रिसर्च दे वर बीन्स एंड बार्ले मंचर्स। इसका मतलब है आपके वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एंड बार्ले, जो मैंने आपको बताया हर्ल बार्ले सोक करके बॉईल करके अगले दिन, और वो इजीली नहीं आप सोलो कर सकते, आपको अच्छा खासा चबाना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा ग्लैडिएटर्स वर बीन्स एंड बार्ले मंचर्स। 9 इंचेस की प्लेट होती है से सपोज, तो आपको कितना चीज़ खाना चाहिए, आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। 1/3 प्लेट आपका प्रोटीन होना चाहिए, लाइक आपने बीन्स ले लिए, आपका आधा प्लेट वेजिटेबल से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 आपका ग्रेन होना चाहिए। ये तो हमने सारी बात कर ली कि आपके फूड में ये सब होता है, बट देयर इज़ मोर मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा इर्द गिर्द अपने कि कुछ लोग वही खाना खा के पतले हैं और कुछ लोग वही खाना खा के मोटे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। सैडली बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है मेटाबॉलिज्म में, हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि मेटाबॉलिज्म कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन देयर सब सजेशंस के आप अपने इंजन को थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं, और उसमें 3 सजेशंस हैं जो मेरे पास है। देयर इज़ नॉट मच वर्क, और मे बी मैंने बहुत ज़्यादा वर्क इसके बारे में नहीं पढ़ा। जब आप वेट लॉस की किताबें पढ़ते हैं तो इट्स ऑल अबाउट डाइट। पिकअप योर पेस। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे सपोज़ आप वॉक कर रहे हैं या आप जॉग कर रहे हैं,
अचानक से आप तेज़ हो जाएं 30 से 60 सेकंड, आधे से 1 मिनट के दौरान, और ये आप टोटल 8 से 12 मिनट का एक साइकिल कर लें, एंड देन मे बी यू रिपीट इट इन इवनिंग और सम टाइम। सो उससे जब आपका एकदम से हार्ट रेट तेज़ होता है तो वो तेज़ जैसे ही आप रोकते हैं 30 सेकंड के बाद या 60 सेकंड के बाद, वो रुक नहीं जाता, आपका हार्ट रेट बढ़ा रहता है थोड़ी देर, और वो आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट किए रहता है। भले कि आपने एक्सरसाइज सिर्फ आपने 30 सेकंड अपने आप को फास्ट किया एंड देन यू स्टॉप्ड, बट इट कीप ऑन, you know, your heart keep on beating faster and keeps your engine faster. अगर आपने प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा लिया और आपने एक्सरसाइजेस की हैं, वेट ट्रेनिंग की है, वेट ट्रेनिंग अगेंस्ट द वेट, दैट इंक्रीजेज योर मसल मास एंड वो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रखती है। इसके अलावा ग्रीन टी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एपिगैलोकैटेकिन गैलेट, और वो आपके कैलोरीज के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फैट बर्न को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपके 3 कप ग्रीन टी में 250 मिलीग्राम होता है, और वो 250 मिलीग्राम एपिगैलोकैटेकिन गैलेट आपके 100 कैलोरीज को एक्स्ट्रा बर्न करवा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यू डोंट हैव टू गो ऑन द स्पेशल डाइट, बल्कि आपकी जो डाइनिंग टेबल पे रखा है उसी से आपको आइडिया आना चाहिए कि आप क्या खाएं, किस वक्त खाएं, किस फॉर्म में खाएं, जिससे आपका वेट रिड्यूस होगा। क्योंकि इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप किसी डाइट में हमेशा नहीं रह सकते, आपको अपना समझ और अपने समझना चाहिए कि फूड कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां कर सकते हैं, और वो लॉन्ग वे होता है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। यू कैन नॉट डू समथिंग ट्रांजिएंटली, थोड़े से दिन कर लिया और उसके बाद वेट लॉस कर लिया, बट खाने को समझें और कैसे खाना काम करता है, इससे आप थ्रू आउट योर लाइफ आप समझ सकते हैं कैसे वेट लॉस होगा। और ना सिर्फ ये आपके घर की एक विजडम बन जाएगी, आपके बच्चे को पता होगा कि मम्मी ऐसा करती थी, मम्मी ऐसा खाना खाती थी, और मम्मी या डैडी ऐसा करते थे, और ये हमारे रूटीन में था, जिससे और जो करना है, इस तरह से उनको भी ये विजडम मिलेगी और उनको ये समझ आएगी कि कैसे उनको इस दौर में जहाँ कंफर्ट बढ़ गई है और खाना इतना अवेलेबल है, उन्हें अपना वेट कैसे कम करना है। अपना ख्याल रखिएगा एंड खुदा हाफिज़।